हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम समाप्त हो चुका था। उसके हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी देख लिए थे। तो साथियों, अब हम पाचन तंत्र नया टॉपिक लेके आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। डाइजेशन सिस्टम, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कईयों बार क्वेश्चन आते हैं। और ये वो टॉपिक है जिसे हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। ये हॉट टॉपिक मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना होता है डाइजेशन सिस्टम से। ओके साथियों, तो हम डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, कितने पार्टों में होता है, ये सारी जानकारी हम आज के पार्ट में पढ़ेंगे। और इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे हम। ये थ्योरी अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आप कोई से भी एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके साथियों, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, अपना पाचन तंत्र। ओके साथियों, चलो देखते हैं डाइजेशन सिस्टम क्या होता है। डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। दोस्तों, क्या होता है पाचन तंत्र? पहले तो ये देखना है आप लोगों को कि होता क्या है पाचन तंत्र। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम कोई कुछ खाते हैं तो उसका पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर। और अगर पाचन सही नहीं होता है तो हमको डाइजेशन खराब हो जाता है, हमारा अपच होने लगती है, हमको कई समस्याएं आ जाती हैं। तो डाइजेशन सही होना कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हमको डाइजेशन सही नहीं होता है तो हमको खाना नहीं लगता है और हम दुबले पतले रह जाते हैं, मतलब हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब है। डाइजेशन सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए कि कह नहीं सकते, वो ही सब कुछ है डाइजेशन। तो साथियों, डाइजेशन होता क्या है देखिए। पाचन तंत्र, वे अंग, वे अंग जो मिलकर पाचन करते हैं, मतलब वो ऑर्गन जो मिलकर पाचन कराते हैं, उनके समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि वो अंग जो मिलकर पाचन कराएंगे, पाचन कराते हैं, वे अंग जो मिलकर पाचन कराते हैं, उनके समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। जहां मानव शरीर में पाचन, अब बात करते हैं मानव शरीर में। मानव शरीर में पाचन वह रासायनिक क्रिया होती है जहां जटिल संरचना वाले भोज्य पदार्थों को अम्ल व एंजाइम्स की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में अपघटित किया जाता है। पाचन तंत्र की प्रक्रिया पाचन तंत्र कहलाता है। तो साथियों, पहले तो आप सुनिए ध्यान से, देखिए। जैसे मैंने कि खाना खाया, अब मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, मैंने खाना खाया। अब जो मैंने खाना खाया उसको पहले मैं चबाऊंगा, तभी तो वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, फिर उसका पाचन होगा। तो जो जटिल अणु हैं भोज्य पदार्थों के, उन जटिल अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है। अगर अपन खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं कि नहीं चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अंदर जाके फिर हमारा उसका पूरा पाचन हो जाता है साथियों। तो वो वही बोल रहा है कि पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र वह जटिल संरचना वाले भोज्य पदार्थों को अम्ल या एंजाइम्स की सहायता से, या तो अम्ल या एंजाइम्स, कोई एंजाइम की सहायता से तरल भोज्य पदार्थों में अपघटित, मतलब तोड़ देता है, अपघटित किया जाता है, तोड़ देता है, अपघटित कर देता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी पाचन तंत्र की कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देना ही पाचन तंत्र कहलाता है। ओके, समझ में आया? तो दोस्तों, पाचन तंत्र जो होता है वो कितने चरणों में पूर्ण होता है, मतलब पाचन तंत्र कितने चरणों में पूर्ण, कितने चरणों में होता है, पाचन जो होता है वो कितने चरणों में पूर्ण होता है। सीधी बात ये है, कितने चरण लगते हैं। तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं और 5 चरणों में ये पूर्ण होती है। फर्स्ट है हमारा इंजेशन, दूसरा है हमारा डाइजेशन, तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन, चौथा है हमारा सौंगीकरण, पांचवा है हमारा एक्सक्रेशन। पांचवा है हमारा कौन सा? एक्सक्रेशन, यानी उत्सर्जन। हिंदी में बोले तो हम उत्सर्जन। ठीक है साथियों, अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, सौंगीकरण, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में हम नोट करेंगे। रजिस्टर ले लीजिए आप सभी और नोट करिए।
तो देखते हैं हम, देखिए आप अच्छे से। हमारा इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन और एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन। हिंदी में बोले तो अंतःकरण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है सौंगीकरण और पांचवा है हमारा उत्सर्जन। पांचवा है हमारा साथियों क्या, उत्सर्जन। ठीक है, तो ये 5 चरणों में पूर्ण होती है हमारी पाचन तंत्र की प्रक्रिया। पाचन तंत्र की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है, 5 चरणों में पूर्ण होती है। ओके साथियों, तो याद रखना है आप सभी को अच्छे से। ठीक है, ये अपन ने देख लिया है अच्छे से पोर्शन। चलते हैं अपन दूसरी स्लाइड पर अपनी। डाइजेशन, पाचन तंत्र। एंजाइम्स की उपस्थिति में जटिल अणुओं को, यानी कॉम्प्लेक्स फूड, बड़े जटिल अणु, बड़े बड़े अणु, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन तंत्र कहलाती है। तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन तंत्र कहलाती है। यानी जो जटिल अणु हैं, कॉम्प्लेक्स अणु हैं भोज्य पदार्थ के, उनको सरल भागों में तोड़ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तभी उसका पाचन होगा। ऐसा तो है नहीं है कि मैंने रोटी का टुकड़ा लिया और सीधा पेट के अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता है। पहले हम जैसे ही लेंगे उसको चबाएंगे, ये सारी प्रोसेस करेंगे, तब उस सरल अणुओं में हम उसको तोड़ देंगे, उसको कहते हैं हम पाचन तंत्र। ओके साथियों, अभी जैसा कि अपन ने देखा था हमारा इंजेशन, अंतःग्रहण, क्या साथियों, अंतःग्रहण, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है साथियों, अंतःग्रहण जैसे कि प्लेट में खाना रखा होता है। अब ऐसा तो है नहीं है खाना उड़ के हमारे मुंह में चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं है। प्लेट में खाना रखा है, मैंने उस खाने को लिया और अपने मुंह में ले गया अंदर, अपने मुंह में अंदर ले गया खाने को। तो अंदर तक खाने को मुंह में ले जाना, अपने मुंह तक खाने को ले जाना, उसको बोलते हैं अंतःग्रहण। यानी हमने अंदर किया, भोज्य पदार्थ जो रखा था प्लेट में, हमने उसको अंदर लिया, मुंह के अंदर लिया, उसको बोलते हैं हम अंतःग्रहण, इंजेशन। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, अभी तो ये हमारे मुंह में आया है भोजन का टुकड़ा, ठीक है ना साथी, उसको बोलेंगे हम अंतःग्रहण। दूसरा क्या है हमारा, डाइजेशन। अब पाचन होगा। भाई पाचन क्या होता है, जैसे कि हमने मुंह में हमारे खाना आ गया है, अब ऐसा तो है नहीं है कि हम खाना रखे रहेंगे और पूछेंगे कि भैया हम चबाएं कि नहीं चबाएं। जैसे ही हमने खाना लिया मुंह के अंदर, हम उसको चबाना चालू कर देते हैं, काटना चालू कर देते हैं भोज्य पदार्थों को। जैसे हमने रोटी ली, रोटी का टुकड़ा लिया, उसको खाना और चबाना चालू कर दिया मैंने। जैसे मैंने उसको, जो बड़े टुकड़े थे उसके रोटी के, उसको मैंने चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और हमारे वो शरीर के अंदर चला गया और फिर उसका पाचन हो जाएगा साथियों। अब पाचन ऐसे नहीं होता है 5 चरणों में पूर्ण हो रहा है, तो क्रम से ही होगा। तो पाचन में क्या होता है, जो हमने रोटी का टुकड़ा इंजेक्शन यानी अंतःग्रहण किया था, जो रोटी टुकड़ा लिया था, हमने उसको चबाया, फिर वो हमारे अंदर चला गया, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन यानी पाचन। ठीक है, तीसरी बात आती है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, जैसे कि मैंने जो पाचन हुआ हमारे, अब वो हमारे शरीर के अंदर चला गया, पाचन हुआ, अब वहां पे अवशोषण होगा, छोटी आंत में पहुंच गया, जो भोजन था हमारा वो छोटी आंत के अंदर पहुंच गया, क्योंकि पाचन वहीं पर होता है। ठीक है साथियों, तो जैसे ही वो भोजन पदार्थ पहुंच गया हमारे छोटी आंत के अंदर, तो जो पचा हुआ भोजन था वो पहुंच गया छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाने के बाद वहां पे उसका अवशोषण होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी ऐसी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उंगलियों जैसी संरचना पाई जाती है, उंगलियों जैसी, उसको हम बोलते हैं साथियों बिलाई। क्या बोलते हैं साथियों, बिलाई बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, हमारी छोटी आंत में पाई जाती है। इसको बोलते हैं रसांकुर। रसांकुर, ये क्या करते हैं रसांकुर, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं आके। ठीक है, यहाँ पे उनका पाचन हो जाएगा, यहाँ पे वो फंस जाते हैं आके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, फैट्स वगैरह, वो फंस जाएंगे यहाँ पे विलाई के अंदर, और यहाँ उनका अवशोषण हो जाएगा छोटी आंत के अंदर। ठीक है, अब वो आ गया है, जो भोजन आ चुका है वो पूरी तरीके से उसका अवशोषण हो चुका है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सौंगीकरण। सौंगीकरण क्या होता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है, जो खाना जो हमारा इसका अवशोषण हुआ है, पाचन हुआ है साथियों, अब वो पूरे ब्लड के अंदर मिल गया है,
पूरे ब्लड के अंदर हमारा यहाँ पे मिल गया है एब्सॉर्प्शन, पूरे ब्लड के अंदर मिल गया है एब्सॉर्प्शन। अब जो हो रहा है, अब जैसे ब्लड के अंदर मिल गया खाना, तो वो पूरे शरीर की भोज्य पदार्थ जो है ना, पूरे शरीर में हमारे ब्लड के द्वारा फैल जाएगा हमारे शरीर के अंदर, यानी सौंगीकरण हो जाएगा उसका। जो भोज्य पदार्थ है हमारे, जो ब्लड के अंदर मिलकर पूरे शरीर में फैल जाएगी और एनर्जी के रूप में हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि हमने भोजन कर लिया है साथियों। तो सौंगीकरण क्या होता है, इसमें अवशोषण हो रहा है, इसमें पाचन हो रहा है, उसमें हमने अंतःग्रहण किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है सौंगीकरण में, सौंगीकरण के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे भोज्य पदार्थ जो पाचन आया है, यानी भोज्य पदार्थ आया है, उसको ब्लड के द्वारा सभी अंगों में पहुंचा दिया जाएगा, सभी अंगों में पहुंचा दिया जाएगा। उसको बोलते हैं सौंगीकरण। हर अंग में हमारी एनर्जी आ जाएगी, हर अंग में ऊर्जा पहुंच जाएगी भोज्य पदार्थों के द्वारा। ठीक है साथियों, उसको बोलते हैं हम सौंगीकरण। और यहाँ पे अवशोषण होता है उन सभी का, प्रोटीन्स का, जितना भी फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का। और कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन करते हैं, हमारे बिलाई, रसा अंकुर, उंगली जैसी संरचना होती है, उंगली जैसी। अंगुली जैसी संरचना होती है। ठीक है साथियों, याद रखना है। तो ये कराते हैं हमारे, ये होते हैं पाचन तंत्र के 5 प्रकार होते हैं। इससे तंत्र में पूर्व होती है प्रक्रिया, प्रक्रिया होती है 5 भागों में, अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। लास्ट है हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, अब जो वेस्ट मसाल मटेरियल बचा है हमारे शरीर के अंदर, यानी अब वो पचा नहीं है भोजन, तो वो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा एनएस के द्वारा, यानी हमारा मल का त्याग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसको बोलते हैं हम उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल पदार्थ हमारे अंदर भोज्य पदार्थ बचा होता है, उसका बाहर निकल जाना, उसको ही बोलते हैं उत्सर्जन। ओके साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 5 चरणों में पूर्ण होती है हमारी पाचन की प्रक्रिया। ओके, 5 चरणों में पूर्ण होती है। अंतःकरण मतलब भोज्य पदार्थ को मैंने मुंह के अंदर लिया, फिर वहां पर चबाया, पाचन हुआ। अवशोषण मतलब जो भी पाचन हुआ उसके अंदर पहुंच जाएगा, फिर उनका अवशोषण हो जाएगा। वहां पे अवशोषण के बाद सभी जो अवशोषण हुआ है वो सब ब्लड में मिल जाएगा भोज्य पदार्थ, जिससे उसको एनर्जी मिल जाएगी, सभी अंगों को एनर्जी मिल जाएगी, सभी अंगों को। उसे हम सौंगीकरण बोल देंगे, ब्लड के द्वारा सब में फैल जाता है। लास्ट है हमारा उत्सर्जन, जो वेस्ट मटेरियल पदार्थ हमारे भोज्य पदार्थ बचते हैं, जो अपच होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। ओके, ये 5 चरणों में पूर्ण होती है हमारी पाचन की प्रक्रिया। ओके साथियों, पाचन होता क्या क्या है, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, उसे हम पाचन बोलते हैं, जो कि एक एंजाइम की सहायता से भी टूट सकता है, एसिड की सहायता से भी टूट सकता है। ओके, इसे बोलते हैं हम। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। ये मैंने बता ही दिया था, एंजाइम्स की उपस्थिति में जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, ये देखिए लार्ज पार्टिकल्स लिखा है ना, लार्ज पार्टिकल्स कॉम्प्लेक्स फूड, बड़े बड़े अणु हैं, बड़े अणु हैं। लार्ज पार्टिकल्स मतलब बड़े अणु, बड़े अणुओं को, बड़े अणुओं को एंजाइम्स की सहायता से ब्रेक डाउन तोड़ दिया जाता है। कहाँ पे, इजी पार्टिकल, छोटे छोटे अणुओं में, छोटे 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 अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में, उसे ही हम साथियों बोलते हैं अपना पाचन। ठीक है, ओके। जैसे कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम्स की सहायता से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना, एनर्जी मिल जाएगी। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को भी टूट जाता है, इसको अमीनो एसिडों में टूट जाएगा। फैट हमारा जो है वो एंजाइम्स की सहायता से फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में टूट जाता है। ठीक है साथियों, आगे हम बताएंगे कौन से एंजाइम्स उपयोग में आते हैं, आगे पार्ट्स में आपको सब देखने को मिलेगा पूरा डिटेल्स में, जब एंजाइम्स आएगा टॉपिक्स में। ठीक है, तो ये है हमारा लार्ज पार्टिकल्स का छोटे छोटे इजी पार्टिकल्स में टूटना, ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम, इसकी 2 पार्ट होते हैं साथियों, याद रखना है। ठीक है, जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसके पार्ट 2 होते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां।
ठीक है। ये होती है एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। ये कितनी साथियों, ये जो है ना 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के अंदर कहां से चालू होता है आहार नाल साथियों? मुख से शुरुआत होती है आहार नाल की। कहां से? मुख से। और यानी जो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा डाइजेशन सिस्टम चालू कहां से होता है? मुख से। भोजन हम मुख में तो रखते हैं पहले, और लास्ट कहां तक जाता है हमारा जी? एनएस तक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। गुदा तक। ठीक है, एनएस। ठीक है, याद रखना है आपको अच्छे से। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से देख लेंगे साथियों, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में दो पार्ट में बटा होता है जी हमारा। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा से यानी मुख से चालू होकर कहां तक रहता है? ये एनएस तक रहता है। ठीक है, समझ में आया? तो आहार नाल कहां तक होगी? मुख से शुरू होगी और गुदा तक यानी एनएस तक मानी जाती है, उसे हम आहार नाल कहते हैं। और 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है, समझ में आया? बात करते हैं पाचक ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। लिवर भी हमारी ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज ग्लैंड्स। ये भी हमने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बताई थी और यहाँ पे भी और डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इन दो पार्ट में बटा होता है। तो बात करते हैं मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। क्या होता है बक्कल कैविटी? ठीक है साथियों, तो देख लीजिए अच्छे से आप। यहाँ पे ये हमारा ईसोफेगस, स्टोमच, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, ओके, छोटी आंत और बड़ी आंत, याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। देखिए, इसको देखिए आप अच्छे से। ये देखिए, ये हमारा मुंह है। ये हमारा मुंह है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हमारे मुंह का, ये मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना साथियों, ये ये वाला ऊपर वाला, इसको साथियों हम बोलते हैं माउथ कैविटी। यानी जो ऊपर का हिस्सा होता है मुंह का, जैसे ये हमारा मुंह है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो होता है माउथ कैविटी। ये हमारा मुंह है, ध्यान रखना है। इसके आप देखोगे एक नली जा रही है साथियों, इसके पीछे वाला हिस्सा जो है हमारा फेरिंग्स है। ये हमारी जो नली आई है, ये इसको बोलते हैं हम ईओसोफेगस। ये हम सभी श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। अपना जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उसमें आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में दिया होगा सभी। ये माउथ है हमारा, ये हमारा स्टोमच है। ठीक है, ये हमारी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर दी होगी पत्ती जैसी यहाँ पे। ऐसी ये पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दी होगी साथियों। ठीक है, ये हमारी क्रिया यानी अग्नाशय। ये अग्नाशय है हमारा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है। ये हमारा एनस है यानी गुदा है, जहां से हम मल का त्याग करते हैं। एनस। रेक्टम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। देखिए, ये साथियों जो आपको दिख रही है ना, ये जो दिख रही है ना ऐसी, जो ऐसी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये लार्ज है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी है? ये देखिए, ये स्मॉल है। इसके अंदर जो दिख रही है, अंदर वाली जो दिख रही है ना आपको, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये कौन सी है? ये स्मॉल है। रेड वाली स्मॉल है और येलो वाली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हमारा लिवर है। क्या है? लिवर। यकृत। क्या है हमारा ये? यकृत। ठीक है, ये गॉल ब्लेडर है। पित्ताशय। ये गॉल ब्लेडर है, दिख रहा है ना, ये पित्ताशय है हमारा। पित्ताशय। ठीक है, तो साथियों ये हमारा डाइजेशन सिस्टम के बारे में डायग्राम है। और भी हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक अंगों को पढ़ेंगे, तब आपको पूरा समझ में आएगा डाइजेशन सिस्टम अच्छे से। अभी केवल आपको एक जानकारी दी है केवल,
ये आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फेरिंग्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, ईओसोफेगस ये भी रेस्पिरेटरी में आएगा, पूरे डिटेल से यहाँ भी पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना है अच्छे से। ये येलो येलो जो दिख रही है ना, ये बड़ी आंत होती है, यानी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, और ये छोटी अंदर दिख रही है रेड रेड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यानी छोटी आंत। पत्ती जैसी संरचना होती है वो अग्नाशय यानी पेंक्रियाज होती है। और स्टोमच ये दिया है हमारा, ये देखिए नली आई है और ये स्टोमक है। ये क्या है? स्टोमक है, दिख रही है ना आपको, ये स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक है, ठीक है साथियों, देख लीजिए अच्छे से। पाचन तंत्र का ऊपरी भाग होता है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। जो मुख गुहा होता है वो 3 पार्ट होते हैं उसकी मुख गुहा के, ये आपको पता ही होगा। दांत, जीभ और लार ग्रंथि। मुझे ये बताओ, हमारे मुंह के अंदर यही तो होता है पहले, वो हमसे पूछ रहा है मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर क्या क्या होता है? भाई दांत होते हैं, जीभ होती है और सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां, ठीक है, ये जीभ होती है और ये हमारा टीथ यानी दांत, समझ रहे हो ना। तो साथियों मुख गुहा जो होता है ना उसके 3 पार्ट होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मुख गुहा के अंदर क्या क्या होता है। दांत आते हैं, जीभ आती है और लार ग्रंथियां आती हैं, ठीक है। ये दांत है हमारे, देख लीजिए, देखे होंगे आप सभी ने वैसे तो। ये जीभ है ठीक है ना, सबके ये तो ये जीभ है हमारी, ये हमारी लार ग्रंथियां हैं, ये लार ग्रंथियां पाई जाती है, देखिए पैरोटिड ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड, ये डक्ट है, सलाइवरी डक्ट है जो दिख रही है, ये हमारी सब मैंडिबुलर यानी ये नीचे पाई जाती है, जो हिस्सा है हमारा ये पूरे नीचे वाला, इसके नीचे पाई जाती है सब मैंडिबुलर, ठीक है ना। ये मैंडिबल होती है, जो हड्डी है मैंडिबल, इसके नीचे पाई जाती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, उसे ये लार ग्लैंड है, ठीक है, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये लार ग्रंथियां हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। पहले मुख गुहा, ये होता है मुख गुहा, देखिए पहले अच्छे से। पाचन तंत्र का ऊपरी भाग होता है और पाचन की क्रिया यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है, जब हम भोजन करेंगे मुख से ही तो करेंगे पहले, ऐसा तो है नहीं है कि कभी ऐसा किया है कि नाक से खाना खा रहे हो नाक में कोड़ा डालते हैं कि अपन, या कान में डाला हो कोड़ा, ऐसा तो है नहीं है रोटी का। ए भैया, शुरुआत अपन मुख से ही करते हैं, है ना। तो जो खाना खाते हैं अपन मुंह से स्टार्ट करते हैं खाना खाना, ठीक है ना। तो वो यही बोल रहा है कि पाचन तंत्र का ऊपरी भाग होता है, पाचन क्रिया यहीं से शुरू होती है, मुख से। शुरुआत कहां से होती है? मुख से होती है पाचन क्रिया की, ठीक है, समझ में आया। चलो, टीथ यानी दांत, दांतों के बारे में पढ़ते हैं भैया। दांत क्या है पहले तो ये देखिए, दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यानी दांत के बारे में, जैसे माना कि अपने जो टीथ हैं उन दांतों के बारे में अध्ययन करना। माना कि कोई डॉक्टर होता है, डेंटल डॉक्टर होते हैं ना वो डेंटल, तो वो उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा है, उन सभी का अध्ययन करना, दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। ओके साथियों, चलो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है दांतों में 98% कैल्शियम यानी सी और फॉस्फोरस यानी पी, फॉस्फोरस पाया जाता है। तो दांतों के अंदर 98% कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, समझ रहे हो ना, दांतों के अंदर। ओके, अब बात करते हैं, हड्डियों की अपेक्षा हमारे दांत मजबूत होते हैं, हड्डियों की अपेक्षा हमारे दांत मजबूत होते हैं। वो ये कह रहा है क्यों होते हैं मजबूत, कारण सुनो अब ध्यान से। दांतों के ऊपर लेयर होती है साथियों, सबसे बाहरी आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ टीथ, आउटर लेयर ऑफ टीथ, आउटर लेयर ऑफ साथियों क्या? टीथ, आउटर लेयर ऑफ टीथ यानी कौन सी होती है? इनेमल। कौन सी होती है साथियों? इनेमल, इनेमल, ये देखिए इनेमल जो होती है दांतों के ऊपर आउटर लेयर ऑफ टीथ यानी दांतों के ऊपर पाई जाने वाली एक सबसे मजबूत लेयर, जिसका नाम है साथियों इनेमल। ये जंतु जगत में पाई जाने वाली सबसे मजबूत चीज है कौन? इनेमल, याद रखना है, ठीक है।
ये भी एक पॉइंट है। जंतु जगत में पाई जाने वाली सबसे मजबूत चीज जो होती है वो एनेमल होती है, यानी आउटर लेयर ऑफ टीथ। कौन? एनेमल। दांतों की जो ऊपर लेयर होती है वो एनेमल होती है, वो सबसे मजबूत होती है साथियों। इसलिए वो हड्डियों की अपेक्षा दांत अधिक मजबूत होते हैं। हड्डियों की अपेक्षा दांत अधिक मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है एनेमल, नाम सुना होगा आपने, वो बहुत मजबूत होती है। ठीक है साथियों, याद रखना, एनेमल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे मजबूत एनेमल होती है। ओके, जिसके कारण हमारे दांत बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता दे रहा हूं आपको। जैसे जो हमारा मसूड़ों में जो दांत फंसा रहता है, आपने देखा होगा, जो हमारी दाढ़ देखी होगी हमारी, आपने सभी ने, कि अपने दाढ़ के अंदर जो दांत फंसे रहते हैं, मसूड़ों में जो दांत फंसे रहते हैं, उन सॉकेटों में कारण क्या था? सीमेंटम। सीमेंटम एक पदार्थ होता है, सीमेंटम। सीमेंटम, सीमेंटम, सीमेंटम एक पदार्थ होता है। ठीक है, सीमेंटम एक पदार्थ होता है जिसके कारण वो दांतों के अंदर मजबूती से फंसे होते हैं, जकड़े होता है उनको, मसूड़े के अंदर जकड़े होते हैं। अपन अपनी भाषा में बोले, मसूड़ों के अंदर जकड़े होते हैं। एक पदार्थ होता है उसमें, कौन सा? सीमेंटम पदार्थ, जिसको मसूड़ के अंदर जकड़े रहता है दांतों को। ओके साथियों, तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, आप नोट करना इनको, अच्छी चीज है सीमेंटम पदार्थ। आपने देखा होगा, जैसे माना कि घर बनता है कोई, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हमने घर बना रहा है, आपका ही घर बनना है माना कि, तो आपने देखा होगा ईंट के ऊपर अपन ईंट रखते हैं साथियों, और एक दीवार खड़ी होती है, उन ईंटों के बीच में हम सीमेंट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? तभी वो चिपकते हैं, अच्छे से चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं? तो ऐसे ही साथियों एक ऐसी पदार्थ होता है जिसका नाम ही सीमेंटम है, सीमेंट से जुड़ा हुआ सीमेंटम। तो सीमेंटम पदार्थ के कारण वो मसूड़ों के अंदर मजबूती के साथ जकड़े हुए होते हैं। ओके, समझ में आया? ठीक है। और आउटर लेयर ऑफ टीथ कौन सी होती है? एनेमल होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम कार। ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कार वगैरह अभी यहाँ पे नहीं आएंगे, दांतों के गुण आ गए हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है वो स्लाइड में। ठीक है, ये देखिए, मानव दांत के गुण, मानव दांत के गुण। तो फर्स्ट, द्विबार दंती। मानव दांत की गुण देखिए, ये क्या होता है? द्विबार दंती। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है, ये पसीना नहीं होगा, पीसना होना चाहिए, है ना। दांत का काम क्या होता है? पीसना भोजन को, है ना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। दांत का काम क्या होता है? पीसना। सही लिखा है स्लाइड में, बस थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। भोजन को पीसना का काम करते हैं दांत। ठीक है, अब मानव दांत के गुण, ये तो सभी को पता है। द्विबार दंती, मानव दांत की गुण मतलब वो कैसा होता है? द्विबार दंती। द्विबार दंती को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइफाइडोंट, डाइफाइकोडेंट। डाइफाइकोडेंट क्या होता है? लगातार दो बार दांत आना। डाइफाइकोडेंट यानी जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं, वो डाइफाइकोडेंट होते हैं, यानी द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है साथियों? द्विबार दंतियों का मतलब होता है दो बार दांतों का आना। बिल्कुल आते हैं। एक आते हैं जब हम छोटे होते हैं बहुत सारे, जिन्हें हम दूध के दांत बोलते हैं। एक आते हैं जब हम दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा से आते हैं। ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं, है ना, परमानेंट दांत बोलते हैं। तो साथियों इसलिए वो द्विबार दंती होते हैं, दो बार आते हैं, लगातार दो बार दांत का आना, इसलिए उसे हम बोलते हैं द्विबार दंती यानी डाइफाइकोडेंट। तो ये हमारा कैरेक्टर है, ह्यूमन कैरेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या मानव द्विबार दंतु होता है? बिल्कुल होता है, द्विबार दंतु होता है। मानव के अंदर दो बार दांत आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। बात करते हैं अब अस्थाई दांत यानी टेम्पररी टीथ, मैंने बोला ना, और स्थाई दांत यानी परमानेंट टीथ। अभी देखिए साथियों, आपने देखा होगा अस्थाई, अस्थाई मतलब टेम्पररी, मतलब कोई चीज का स्थाई नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई स्थाई हो जाए, नहीं, अस्थाई यानी टेम्पररी। दूध के दांत, आपने देखा होगा छोटे बच्चों में दांत आते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं या नहीं टूट जाते हैं? तो दूध के दांत दोस्तों 20 होते हैं, यानी 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, और अस्थाई दांत, अस्थाई 20 दांत हमारे मुख में दो बार आते हैं। आपने देखा होगा ये तो छोटे में दांत टूट जाते हैं, फिर दोबारा भी टूट जाते हैं दांत, ऐसा नहीं है नहीं टूटते हैं, दोबारा भी टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें हम बोलते हैं अस्थाई दांत या टेम्पररी टीथ, जो कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्थाई दांत।
परमानेंट टीथ होते कितने हैं? 32, ठीक है, याद रखना है। पर स्थायी दांत उनमें से 12 होते हैं। हमारे मुख में केवल एक ही बार आते हैं। जो स्थायी दांत होते हैं वो केवल एक ही बार आएंगे साथियों, याद रखना है। भूल के भी इनको तोड़वा मत लेना, आएंगे नहीं दोबारा से। 12 स्थायी दांत हमारे मुख में केवल एक ही बार उगते हैं। तो जो 20 दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो छोटे में दूध के दांत बोला जाता है, वो टूट जाते हैं, ठीक है। 20 जो होते हैं, 12 जो होते हैं, हो गए ना 32। तो टोटल परमानेंट दांत कितने होते हैं? 32, यानी 32, ठीक है। याद रखना है एक बार अच्छे से, ठीक है ना। टेम्पररी टीथ, ओके, और परमानेंट टीथ, याद रखना है। चलो चलते हैं अपन। दो बार दांत आने की प्रक्रिया को द्विबार दंतु, मैंने लिखा ना, डाइफाइकोडेंट बोलते हैं। अभी बताया ना आपको, 2 बार दांत आने की प्रक्रिया। देखो एक टेम्पररी दांत आते हैं, एक परमानेंट दांत आते हैं, होगा ना 2 बार। तो 2 बार दांत आने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डाइफाइकोडेंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलो ये 2 बार आते हैं कि नहीं आते हैं? परमानेंट तो आपको पता है केवल मुख में एक ही बार आएंगे। जो अस्थाई है वो 2 बार आते हैं दांत, लेकिन परमानेंट केवल एक ही बार आते हैं। तो याद रखना 2 बार आते हैं, इसलिए हम उसको डाइफाइकोडेंट बोलते हैं। 2 बार दांत आने की प्रोसेस को हम डाइफाइकोडेंट बोलते हैं। और परमानेंट दांत जो होते हैं वो केवल एक ही बार आते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम थीकोडेंट। थीकोडेंट क्या होता है? दांतों के आधार पर, दांतों के आधार का जबड़ों के सॉकेट में धंसा होना। मतलब जो दांत होते हैं वो जबड़ों की सॉकेट में धंसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है? दांतों का जो आधार होता है, दांत का जो आधार होता है वो जबड़ों के अंदर धंसा होगा, उसको बोलेंगे हम थीकोडोंट, ओके साथियों। और अगला है हमारा हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट विषमदंती। विषमदंती दांतों का अलग अलग आकार व गुण होना। बिल्कुल कॉमन सी बात है, दांत अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दांत अलग अलग होते हैं, दांतों का अलग अलग आकार व गुण होना, उसे हम बोलते हैं हेट्रोडेंट। तो विषमदंती क्या होता है साथियों? विषमदंती होता है दांतों का अलग अलग आकार व गुण, उसे हम बोलते हैं विषमदंती या हेट्रोडेंट। ये सभी ह्यूमंस में आते हैं, ठीक है। ये थीकोडेंट, हेट्रोडेंट याद रखना है। थीकोडेंट वगैरह जबड़ों के सॉकेट में धंसा होता है, ठीक है। थीकोडेंट क्या होता है? दांतों के आधार जबड़ों के सॉकेट में धंसे होते हैं, ठीक है, याद रखना है। बात करते हैं दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए दांतों के प्रकार, तो बात करते हैं हम दांत कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ये 4 प्रकार के होते हैं, कृतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इंग्लिश में बोले तो इंसीरियर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। साथियों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो इंसीरियर होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, और भोजन को काटना, इनका काम होता है भोजन को काटना, सबसे पहले आते हैं। देखो मैंने ये किया, मेरे सामने वाले जो दांत दिख रहे होंगे, आपके सामने के वाले जो दांत होते हैं, मेन फ्रंट, फ्रंट जो टीथ होता है उसको बोलते हैं हम इंसीरियर। लिखा है ना, सबसे पहले आते हैं, ठीक है। सामने वाले जो दांत होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसीरियर। क्या बोलते हैं? इंसीरियर, ये वाले, ठीक है, इंसीरियर सबसे पहले आते हैं, ओके। इंसीरियर आते हैं सबसे पहले, और सबके सामने भी होते हैं इंसीरियर। रत्नक यानी कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? जबड़े के किनारे पर, जो हमारा जबड़ा है यहाँ पे साथियों, जबड़ा है ना, जबड़े के किनारे पे बिल्कुल लास्ट में, आपने किनारों तरफ देखा होगा, किनारे वाले जो दांत होते हैं वो जबड़ों के किनारे वाले जो होते हैं उन्हें हम कैनाइन बोलते हैं। ये जबड़ों के किनारे वाले होते हैं, यानी जो हमारा जबड़ा होता है उसके किनारे पर पाए जाते हैं हमारे कौन? कैनाइन। जबड़ों के किनारे पर भोजन को फाड़ना, यानी जो भोजन हमने खाया उसको फाड़ते हैं, ठीक है, और ये भोजन को काटते हैं, काटेंगे और ये फाड़ेंगे। तो इंसीरियर क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं, भोजन को काटना। कैनाइन क्या करेगा? यानी रत्नक, रत्नक क्या करेगा? भोजन को फाड़ेगा। जबड़े के आसपास के दांत होंगे वो फाड़ते ही हैं। अगर आपने देखे हो चिकन, चिकन वगैरह देखा होगा तो वो भी अपन खा सकते हैं, है ना। कैनाइन वगैरह जो होते हैं, तो ये सभी है ना, ये आपने शेर चीता वगैरह देखे होंगे ना, तो वो इनमें ही आते हैं, फाड़ते हैं भोजन को। कुत्ता हुआ, शेर हुआ, चीता हुआ, वो कैनाइन इनमें ही आएंगे, जबड़ों किनारे पर इनमें ज्यादा पाए जाएंगे, तो भोजन को फाड़ना इनका काम होता है, ठीक है। अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर, भोजन को चबाना, जो भोजन को ऐसे अच्छे से चबाते हैं साथियों उनको हम बोलते हैं प्रीमोलर, ठीक है, याद रखना। भोजन को चबाने वाले को बोलते हैं हम प्रीमोलर, ठीक है। और एक होता है चर्वणक यानी मोलर, भोजन को पीसना, ये भोजन को पीसते हैं, भोजन को पीसने का काम जो करता है वो मोलर वाले तीत करते हैं, यानी चर्वणक तीत करते हैं।
चबड़क दांत करते हैं। अग्र चबड़क क्या करते हैं? भोजन को चबाना। रत्नक क्या करते हैं? जबड़े के किनारे पर पाए जाते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। और कृतक क्या करते हैं? कृतनक सबसे पहले आते हैं और भोजन को काटने का काम करते हैं। अब देखिए संख्या, इंसीरियर जो वयस्कों में यानी एडल्ट में, ये बच्चों में, ठीक है, ये बच्चों में। तो इंसीरियर 8 होते हैं वयस्क में, यानी बड़ों में, अपन लोगों में 8 होंगे इंसीरियर। बच्चों में भी 8 होते हैं। कैनाइन 4 होते हैं, बच्चों में भी 4 होते हैं। प्रीमोलर 8 होते हैं वयस्क में यानी एडल्ट में, लेकिन बच्चों में नहीं पाए जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कई बार आया है। बच्चों में कौन से टीथ नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, यानी अग्र चर्वणक नहीं पाए जाते। अग्र चर्वणक, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, जो भोजन को चबाने का काम करते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं बच्चों के अंदर। प्रीमोलर, ठीक है, ये बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। मोलर, भोजन को पीसना, मोलर जो होते हैं वो 12 पाए जाते हैं, वयस्कों में 12 पाए जाते हैं। मोलर जो होते हैं वो वयस्कों में 12 पाए जाते हैं और बच्चों में 8 पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोलर को हम अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। जो कितनी होती है, हमारे मोलर जो होते हैं पीसने काम करते हैं। साथियों ये पता है कब आते हैं? जब अपन बड़े हो जाते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं, तब तो ये आते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। जब अभी आपने देखा होगा कि अक्कड़ दाढ़ आ रही है, दर्द हो रहा है हमारे, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, कोई मतलब का नहीं होता है अक्कड़ दाढ़। इन्हें हम अपसेसी अंग में रख देते हैं। अक्कड़ दाढ़ क्या होता है? अपसेसी अंग कौन क्या होता है? अपसेसी अंग, अपसेसी अंग वो होता है जो किसी की काम में नहीं आता है, हमारे शरीर के अंदर उसका कोई काम नहीं होता है, अपसेसी अंग बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अक्कड़ दाढ़ उसी में आता है, ओके। ईयर पिन्ना उसी में आएंगे, ईयर पिन्ना, इनका भी कोई काम नहीं होगा। तो ये सब उसी में आते हैं, किसमें साथियों? अपसेसी अंगों में आते हैं, ठीक है, याद रखना है आप सभी को। बात करते हैं, ये मोलर होते हैं, देखिए हमारा ये मोलर तीत होते हैं, ये प्रीमोलर होते हैं, अच्छे से देख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, ओके। बच्चों में कौन नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। इतना नहीं पूछेगा वो डिटेल में आपसे एग्जाम में, ये पूछेगा कैनाइन का काम क्या है? भोजन को फाड़ना। इंसिडियरी काम क्या है? भोजन को काटना। प्रीमोलर का काम क्या है? भोजन को चबाना। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते, ये पूछेगा वो। मोलर भोजन को पीसता है, इसे हम अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, डेंटल फॉर्मूला वयस्कों में यानी एडल्ट में, ठीक है, क्या होता है? ये देखिए डेंटल फॉर्मूला, इंसीरियर कैनाइन, इंसीरियर है ये, कैनाइन है ये, प्रीमोलर है ये, मोलर है। ये फॉर्मूला क्या होता है उसका? 21 23। साथियों आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, पर मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मेन फॉर्मूला जो होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। 21 23, 21 23, ये देखिए, ये होता है मेन फॉर्मूला, 21 23, 21 23, याद रखना, 21 23, 21 23, ठीक है, इंटू 2। साथियों ये मेन फॉर्मूला होता है, ऐसे ही पूछेगा वो वयस्कों में। डेंटल फॉर्मूला क्या है? ये है डायरेक्ट, ये मैंने निकाल के आपको बता दिया, ये है, ये आप याद रखना, 21 23, 21 23 इंटू 2, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिए I4 इंसीरियर, इंसीरियर ए है, देखिए इंसीरियर ए है, सामने वाले, मैंने आपको बोला था ना सामने वाले इंसीरियर, ये है इंसीरियर, ये देखिए, ये कैनाइन है, ठीक है, ये देखिए, ये जो डाढ़ है, हमारी डाढ़ का हिस्सा होता है ना पीछे वाला, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये मोलर और प्री मोलर है, देखिए मोलर और प्री मोलर है, ठीक है, ये मोलर है, ये देखिए, ये वाले, मतलब जो हमारा जबड़ा होता है ना उस तरफ देखिए आप अच्छे से, ये प्री मोलर है, ये फ्रंट वाले हैं, इंसीरियर फ्रंट वाले हैं, कैनाइन जो होते हैं हमारे किनारे पर होते हैं, ठीक है, अभी आपने बताया था, अपन ने बताया था, जो फाड़ने का काम करते हैं भोजन को, कार्निवोर में पाए जाते हैं, चीता शेर कुत्ता इन सब में पाए जाएंगे, ओके, ठीक है। इंसीरियर I4 इंसीरियर, C4 कैनाइन, P4 प्रीमोलर और M4 मोलर, ओके। ये फॉर्मूला था डेंटल बेस्को के अंदर, एडल्ट के अंदर, दंत सूत्र फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है पेपर के अंदर, डायरेक्ट आंसर याद रखना है, 21 23 अपॉन 21 23 इंटू 2, बेस्को का फॉर्मूला है, दंत सूत्र है, ठीक है। चलिए, बच्चों में, ये बच्चों के लिए 21 02 21,
इंटू टू। ठीक है, ये बच्चों के लिए है। किसके लिए है ये फॉर्मूला? बच्चों के लिए, दांतों का। डायरेक्ट लिख रहा हूं, याद करो इसको अच्छे से। ठीक है साथियों, याद रखना है। 2102 देखिए, ए इंसीरियर है, ए कैनाइन है। प्रीमोलर देखिए बिल्कुल नहीं पाए जा रहे हैं, जीरो लिखा है ना, जीरो। प्रीमोलर यानी बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। ओके, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों में दांतों का? 2102 अपॉन 2102 इंटू टू। ठीक है, मोलर कितने होते हैं? टू होते हैं। इंसीरियर कितने होते हैं? टू होते हैं। कैनाइन एक होता है बच्चों में, लेकिन प्रीमोलर होता नहीं है, तो आपके सामने है। मोलर मोलर दांत कितने होंगे बच्चों के अंदर? टू होंगे, दो। कैनाइन एक होगा, इंसीरियर दो होंगे, प्रीमोलर जीरो होगा। प्रीमोलर कितना होगा? प्रीमोलर, प्रीमोलर बराबर जीरो। बच्चों में प्रीमोलर टीथ जीरो होते हैं, एक भी नहीं होता प्रीमोलर। ठीक है, याद रखना, ये बच्चों का है। देखिए लोअर जो प्राइमरी डिस्टेंशन, ये देखिए ये क्या है। ठीक है, अन्य प्रजातियों के दांतों की संख्या क्या होगी? अन्य प्रजातियों में दांतों की संख्या, ये तो डायरेक्ट याद करना है आपको। कुत्ते के अंदर अगर बच्चा कुत्ते का बच्चा है उसमें 28 होंगे, और भैंस के तो उसमें 42 होंगे। ठीक है, क्या? टीथ, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा वो। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। बिल्ली में, कैट में बच्चा होगा बिल्ली का तो 26 यानी 26 होंगे, और भैंस होगा तो 30 होंगे। ओके, ठीक है, ये हमारा अन्य प्रजातियों के दांतों की संख्या दी गई है। देखिए मच्छर में कितने होते हैं? 47, 47 दांत होते हैं। हाथी में 26 होते हैं। डॉल्फिन, डॉल्फिन जो होती है वो उसमें 250 से अधिक होते हैं दांत। ठीक है, 250 से अधिक होंगे। कुछ हमने प्रजातियों के दांतों की संख्या दी है आपको, आप उन सभी को याद करके जाना है, एग्जाम में पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ के आना है, और इन सभी को अच्छे से याद करना है। कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, मच्छर, हाथी, डॉल्फिन, जो हमने आपको बता रहे हैं उन सबको आपको पढ़ के जाना है। क्या पता है वो पूछ ले, लेकिन ज्यादातर वो ह्यूमंस का ही पूछता है, और फॉर्मूला पूछता है या तो ह्यूमंस का या बच्चों का। ठीक है साथियों, समझ में आया? ह्यूमंस का कितना होता है? 2123 अपॉन 2123 इंटू टू, और बच्चों का होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू टू। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। देखिए साथियों, दांतों की संरचना को देखते हैं। दांतों की सबसे बाहरी परत मैंने आपको शुरू में बता दी थी, बताई थी या नहीं बताई थी? दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। ओके, इनेमल। ओके साथियों, समझ में आया? इनेमल की बनी सफेद पीले रंग की होती है, सफेद पीली रंग की होती है। ये देखिए, ये हमारा इनेमल साथियों, ये हमारा क्या? इनेमल। देखिए अच्छे से, ये इनेमल है। ओके, ये इनेमल, इनेमल ये है। ठीक है, याद रखना है। जो सफेद पीले रंग की बनी होती है, यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मैंने बोला था ना आपको, आपको बताया था मैंने पहले ही, आने से पहले बता दिया था कि यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कौन? इनेमल, जो कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का बना होता है। जो इनेमल होता है साथियों, वो कैल्शियम का बना होगा और फॉस्फोरस का बना होगा इनेमल, इसलिए वो बहुत मजबूत होती है। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ टीथ, यानी दांतों की बाहर आंतरिक जो बाहरी परत होती है, वो होती सबसे बाहरी परत दांतों की इनेमल होती है। ठीक है, समझ में आया? जो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ओके साथियों, दूसरा पॉइंट, इनेमल की नीचे वाली परत दंत स्थिति या डेंटल होती है, जो दांतों का सबसे बड़ा भाग होता है। डेंटाइन, दंतस्थि डेंटाइन होगी। इनेमल की नीचे वाली परत साथियों डेंटाइन होती है, डेंटल नहीं होगी, डेंटाइन। क्या होगी साथियों? डेंटाइन, डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन क्या होता है? इनेमल की नीचे वाली परत डेंटाइन होती है, जो दांतों का सबसे बड़ा भाग होता है। दांतों का सबसे बड़ा भाग होता है डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है वो दांतों का सबसे बड़ा भाग होता है, इनेमल की नीचे होती है, इनेमल के नीचे होती है दांतों में। ठीक है, ओके। मांसाहारी जीव कैनाइन प्रकार के दांत से चीर फाड़ करते हैं। अभी बता के आ रहा हूं आपको, जो मांसाहारी जीव होते हैं, कार्निवोर जो जीव होते हैं, कार्निवोर। कौन से? मांसाहारी को क्या बोलते हैं? कार्निवोर। क्या बोलते हैं हम साथियों? कार्निवोर बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं मांसाहारी जीवों को, जो उसमें कैनाइन प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कैनाइन मैंने आपको बताया था, जो
फाड़ने का काम करते हैं, जैसे कुत्ता हुआ, चीता हुआ, शेर हुआ, उनमें पाए जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था दांत की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये दांतों की संरचना है। ये देखिए अच्छे से आप, दांतों की संरचना, ऊपर वाली परत को एनेमल बोलते हैं। ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे साथियों, ये जो दिख रही है आपको, ये वाली जो दिख रही है ना, ये होती है डेंटाइन, ये डेंटाइन होती है। ये पल्म होती है, ये पल्म है। ये यहाँ पे गम है, यानी मसूड़े हैं ये। ठीक है, ये सीमेंटम पदार्थ है जो मसूड़ों में जुड़े होते हैं, दांत होते हैं ना आपस में मजबूती के साथ जकड़े होता है। जो हमारा जबड़ा, उसमें क्या पदार्थ बड़ा होता है? सीमेंटम। मैंने आपको बताया था, देखिए डायग्राम में लिखा है सीमेंटम। कौन सा? सीमेंटम। सीमेंटम कौन सा? सीमेंटम। ओके, ये ब्लड वेसल से जा रही है, ये देखिए साथियों अच्छे से, ये ब्लड वेसल से जा रही है। ये रेड रेड दिख रही है, ये ब्लड वेसल से जा रही है हमारे दांतों के अंदर। क्या जा रही है? ब्लड वेसल से जा रही है। क्या जा रही है? ब्लड वेसल से जा रही है। ठीक है, ओके, तो देख लीजिए अच्छे से आप, ये हमारी नर्व है, ये हमारी नर्व है, नर्व। ठीक है, ओके साथियों, ये ऊपर वाला हिस्सा क्राउन कहलाता है दांत का ऊपर वाला हिस्सा क्राउन कहलाता है, और नीचे वाला रूट। ओके, याद रखना है। ठीक है, नीचे वाला रूट कहलाता है। समझ में आया? अच्छे से देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। ठीक है, ये दांतों की संरचना है। दांतों की सबसे भारी परत एनेमल होती है, ये मैंने आपको बता दी थी, सबसे मजबूत कठोर होती है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। समझ में आया साथियों? तो दोस्तों, एनेमल की नीचे वाली परत को डेंटाइन कहते हैं, जो दांतों का सबसे बड़ा भाग होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मांसाहारी जीव कैनान दांत से चीड़-फाड़ करते हैं, जो कैनान वाले दांत होते हैं उनसे चीड़-फाड़ का काम करते हैं। कौन? मांसाहारी जीव यानी कार्निवोर जीव। ठीक है, होते कौन है कार्निवोर जीव? चीता, कुत्ता, बिल्ली, सभी मैंने आपको बता दिया था। बिल्ली नहीं आती है कार्निवोर में, वैसे तो आ भी सकती है, लेकिन सबसे पहला काम जो आते हैं वो हमारा काम रहता है शेर, चीता वगैरह का। ठीक है ना, ज्यादातर वही यूज करते हैं कैनाइन का, उनमें ही ज्यादा पाए जाते हैं, वो चीड़ फाड़ का काम ज्यादा करते हैं। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है साथियों। आज के लेक्चर के लिए आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आप अच्छे से मेहनत करते रहें और हमारी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें। पहले आप पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझ के अच्छे से पढ़े। पाचन होता क्या है, पाचन के कितने चरणों में फूड होता है, पूछता है पाचन कितने चरणों में फूड होता है? 5। कौन कौन सा? इंडाइजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एलिमिनेशन और लास्ट का एक्सक्रीशन। 5 चरणों में फूड होता है पाचन। एक क्वेश्चन आया है एसएससी रेलवे व्यापम वर्ग 3 वर्ग 2 हर में पूछा गया है। पाचन का क्रम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन क्रम कितने चरणों में पूर्ण होता है? एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। सब कुछ बता चुका हूं आपको। पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। उसके बाद अपन पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें डाइजेशन पार्ट 3, लगभग 2 या 3 टॉपिक और क्लास लगेंगी, तभी हमारा पूरा होगा हमारा डाइजेशन सिस्टम। तो साथियों, पहले आपको पूरी थ्योरी अच्छे से कवर करना है, फिर एमसीक्यू लगाने हैं अच्छे से। ओके साथियों, आज अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलता हूं मैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।